बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि किसी ज़माने में स्पेन में एक बहुत ही गरीब दर्जी रहता था। उसका नाम था मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा का एक ही लड़का था, उसका नाम अलादीन था। मुस्तफ़ा तमाम दिन अपनी दुकान पर बैठा रहता और कभी अलादीन की तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान न देता। नतीजा ये हुआ कि उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उसे कुछ ना आता था। बस वो तमाम दिन आवारा लड़कों के साथ खेलता फिरता। वो बड़ा जिद्दी और कामचोर हो गया था। माँ बाप का कहना न मानता, बस खाना खाने के लिए घर में दाखिल होता। उसके बाप ने बहुत चाहा कि उसको दर्जी का काम ही सिखा दे, लेकिन वो मौका पाकर दुकान से भाग जाता। अब तो उसके माँ बाप उसकी तरफ से मायूस हो गए। मुस्तफ़ा दर्जी को तो इतना दुख हुआ कि वो बीमार हो गया और आखिर एक दिन बीमारी में उसका काम तमाम हो गया। अलादीन की माँ ने जब देखा कि उसका लड़का किसी तरह भी उस दुकान को न चला सकेगा, तो उसने वो दुकान और उसका सारा सामान बेच दिया। अब बेचारी बुढ़िया सूद काट काट कर बाजार में बेचती, उसी तरह अपना और अपने नालायक बेटे का पेट पालती। बाप के मरने के बाद तो अलादीन को किसी का डर नहीं रह गया। अब तो वो आज़ादी से घूमने फिरने लगा, यहाँ तक कि उसकी उम्र 14 साल की हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन अलादीन लड़कों के साथ बाजार में खेल रहा था कि एक अजनबी शख्स वहां आया और वो बड़ी गौर से लड़कों को देखने लगा। अचानक उसकी नजर अलादीन पर पड़ी। ये शख्स एक जादूगर था जो अफ्रीका के एक मुल्क मराकश से आया था। उसने जैसे ही अलादीन को देखा तो अपने दिल में कहने लगा कि यही वो लड़का है जिसको ढूंढता हुआ मैं मराकश से यहाँ तक आया हूँ। बस मेरा काम बन गया। उसने अलादीन और उसके माँ बाप के बारे में पहले ही मालूम कर लिया था, इसलिए अलादीन के पास जाकर कहा, ए लड़के, क्या तुम्हारा नाम अलादीन है और तुम मुस्तफ़ा दर्जी के बेटे हो? अलादीन ने कहा, हाँ, मैं मुस्तफ़ा दर्जी का बेटा अलादीन हूँ, लेकिन मेरा बाप तो कई साल हुए मर गया। ये सुनते ही उस शख्स ने अलादीन को सीने से लपेटा और खूब फूट फूट कर रोने लगा। अलादीन ने कहा, आप क्यों रोते हैं? क्या आप मेरे बाप को जानते हैं? मेरे प्यारे बेटे, उस शख्स ने कहा, मैं अब तुमसे क्या कहूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं तो अपने भाई से मिलने के लिए इतनी दूर का सफर करके आया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मेरा प्यारा भाई इस दुनिया में नहीं है। मेरी तो सारी आरज़ू मिट्टी में मिल गई। ये कहकर वो और ज्यादा रोने लगा। फिर बोला, मेरे बेटे, जब तुम खेल रहे थे तो तुमको देखते ही मुझे ख्याल आया कि ये लड़का मेरे भाई से मिलता जुलता है। ये जरूर मेरा अपना भतीजा है। बस अब तू ही मेरा सहारा है। उसने अलादीन को सीने से चमेट लिया और बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे मेरे भतीजे से मिला दिया। उसके बाद उसने अलादीन से उसके घर का पता पूछा और अपनी जेब से कुछ रुपए पैसे निकालकर उसे दिए और बोला, बेटा अलादीन, अपनी माँ से मेरा सलाम कहना, मैं उससे कल मिलने आऊंगा। ये कहकर वो शख्स चला गया और अलादीन दौड़ता हुआ अपने घर गया और माँ से जाकर बोला, अम्मा अम्मा, हमारे एक चचा भी हैं, वो यहाँ आए हैं, उन्होंने सलाम कहा है। माँ ने कहा, अलादीन तू कैसी बातें करता है, तेरे बाप के कोई भाई नहीं था? अलादीन ने कहा, नहीं माँ, वो अब्बा के भाई हैं। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और मुझे सीने से लगाकर बहुत रोए। वो कल तुमसे मिलने खुद आएंगे। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। अगले दिन सुबह को जब अलादीन बाजार में लड़कों के साथ खेल रहा था तो वही शख्स फिर वहां आया और अलादीन को गले से लगाकर बोला, अपनी माँ को ये 2 रुपए देना और उससे कहना कि आज शाम को तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। इस वक्त एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया। अलादीन दौड़ता हुआ घर गया और माँ से बोला, अम्मा, चचा ने ये 2 रुपए दिए हैं और वो आज शाम को हमारे यहाँ आएंगे और यहीं खाना खाएंगे। अलादीन की माँ 2 रुपए लेकर बाजार गई और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाई। उसने खाना पकाया। जब शाम हुई तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। अलादीन ने दौड़कर दरवाजे पर देखा तो उसका चचा खड़ा था। वो मारे खुशी के फूला न समाया। उसके साथ एक मजदूर भी था। उसके सर पर एक टोकरा था जिसमें तरह तरह के फल और मेवे और खाने पीने का सामान था। उसने अलादीन की माँ को सलाम किया और टोकरा उसे दिया और बोला, मेरा भाई कहाँ बैठा करता था? अलादीन की माँ ने दालान की तरफ इशारा किया। वो एकदम से दालान में गया। वो उस जमीन के फर्श को बार बार चूमता और रोता जाता था। अब तो अलादीन की माँ को भी यकीन आ गया कि ये जरूर मेरे मरे हुए शोहर का भाई है। उसने तसल्ली देते हुए कहा, अलादीन के चचा, अब रोने धोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो गया। उसके बाद वो फिर मुंह हाथ धोकर कमरे में जा बैठा। मेरी प्यारी भाभी,
मुझे इतने दिन बाद देखकर तुमको हैरत तो जरूर हुई होगी, क्योंकि मैं 30 साल पहले यहाँ से चला गया था। फिर हिंदुस्तान, अरब, मिस्र और दूसरे मुल्कों की सैर करता फिरा। उसके बाद वहाँ से मराकश चला गया। अब वहाँ 20 साल से रह रहा था। एक रोज मैं अपने घर में बैठा हुआ था तो मुझे अचानक मुस्तफ़ा भाई याद आए। मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मेरी मोहब्बत ने इतना जोश मारा कि घर से निकल पड़ा और दूर दराज का सफर करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। मुझे ये भी याद नहीं था कि मेरे भाई का घर कहाँ है। मैं बाजार में घूमता फिर रहा था कि अचानक मुझे बाजार में बहुत से लड़के खेलते हुए नजर आए। फिर मेरी नजर अलादीन पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपना भतीजा मिल गया हो। मैंने सोचा कि हो ना हो यही मेरे भाई का बेटा है। उसको देखकर मेरी सारी थकन दूर हो गई। लेकिन अफसोस के सबसे पहले मैंने जो खबर सुनी वो अपने भाई की मौत की थी और मेरा दिल धक से रह गया कि हाय, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। मैं तो शायद इस गम में अपने होश व हवास खो बैठता, लेकिन अलादीन ने मुझे बड़ी तसल्ली दी। जब वो शख्स अपनी बात कह रहा था तो उसने देखा कि अलादीन की माँ की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने अलादीन से पूछा, क्यों बेटे, तुम क्या काम करते हो? इस घर का खर्च कैसे चलता है? अलादीन ने मारे शर्म के अपना सर झुका लिया। तो उसकी माँ ने कहा, भैया मैं तुमसे क्या कहूँ कि इस लड़के का क्या हाल है। सारा दिन मारा मारा फिरता है, कोई काम नहीं करता। इसका बाप भी इसी काम में मर गया और इस फिक्र में रोते रोते मैं भी तकरीबन अंधी हो गई हूँ। बड़ी मुश्किल से कुछ सूद काट काट कर बाजार में बेचती हूँ तो दोनों माँ और बेटे का गुजारा होता है। उसको ना अपनी फिक्र है ना मेरी। ये सुबह सवेरे घर से निकल जाता है और खाने के वक्त घर में दाखिल होता है। कभी कभी तो मेरा जी चाहता है कि उसे घर में न घुसने दूं, लेकिन क्या करूं, मां हूं। ये कहकर वो बहुत रोई। उस शख्स ने अलादीन से कहा, बेटा कितनी शर्म की बात है कि तुम तो खेलते फिरते हो और तुम्हारी माँ इतनी मुसीबत उठाती है। तुमको चाहिए कि मेहनत करके अपनी माँ को खिलाओ। तुम अगर दर्जी का काम नहीं सीखना चाहते तो कोई दूसरा काम सीख लो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक कपड़े की दुकान खुलवा दूं। उसमें सारी दुनिया का बेहतरीन कपड़ा मंगवा दूंगा और तुम बड़ी इज्जत के साथ कपड़े बेचना और मजे में रहना। मैं तुम्हारी मुलाकात कुछ सौदागरों से करा दूंगा। वो लोग तुम्हारा हर तरह ख्याल रखेंगे और फिर तुम्हारा कारोबार इतना अच्छा चलेगा कि तुम खूब इज्जत से रहोगे। अलादीन को रजामंद पाकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। अब तुम बहुत बड़े दुकानदार बन जाओगे। तुम्हारी अपनी दुकान होगी। तुमको चाहिए कि आवारा लड़कों के साथ खेलना छोड़ दो। मैं तुमको कल सुबह ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए बड़ा शानदार लिबास खरीदूंगा। एक पगड़ी भी ले दूंगा। उसको पहनकर तुम एक सौदागर लगने लगोगे। फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी दुकान तलाश करूंगा जहां बैठकर तुम अपना काम कर सको। अलादीन की माँ बड़ी खुश हुई कि खुदा ने उसकी सुन ली और उसको इतना अच्छा रिश्तेदार भेज दिया। उसने दस्तरखान बिछा दिया और खाना लगा दिया। फिर तीनों मिलकर खाना खाया। खाने के बाद वो ये कहकर चला गया कि मैं कल अलादीन को कपड़े वगैरह दिलवाने जाऊंगा। अगले दिन वादे के मुताबिक सुबह सुबह वो अलादीन को लेने के लिए आ गया। अलादीन उसके साथ हो लिया। वो उसको कपड़ों की आलीशान दुकान में ले गया जहां उसने अलादीन को बड़ी कीमती पोशाक दिलवाई। उसके लिए रेशम की एक पगड़ी खरीदी, एक जूता और कमर की पट्टी खरीदी। अलादीन ने ऐसा शानदार लिबास पहले कहाँ देखा था। बहुत खुश हुआ। उस शख्स ने उसकी कीमत दी और अलादीन से बोला, चलो अब हम चलें, क्योंकि नए कपड़े नहा धोकर ही पहनने जाते हैं। उस शख्स ने अलादीन को हमाम में ले जाकर खूब अच्छी तरह नहलवाया और नए कपड़े पहनाए। फिर एक जगह पहुंचकर उसको बहुत अच्छा खाना खिलवाया। अब तो अलादीन को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शहजादा हो। उसने अपने चचा का हाथ चूमा और उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उस चचा ने अलादीन को सारे शहर की सैर कराई, शाही महल दिखाया, जामे मस्जिद दिखाई, सौदागरों के तौर तरीके सिखाए। फिर अपने जानने वाले सौदागरों से मुलाकात कराई। जब शाम हुई तो उसे लेकर घर आया। अलादीन की माँ अपने बेटे को इतने अच्छे लिबास में और इतना साफ सुथरा देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस शख्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बोली, मैं सारी उम्र तुम्हारी एहसान का बदला ना चुका सकूंगी। तुमने मेरे साथ बड़ी मेहरबानी की। उस शख्स ने कहा, मेरे भाई का बेटा मेरा अपना बेटा है, वो कोई गैर तो है नहीं। अब तुम उसकी तरफ से परेशान मत हो। ये बहुत अच्छा लड़का हो गया है। खुदा ने चाहा तो अलादीन एक बहुत बड़ा सौदागर होगा और ये घर खुशहाल हो जाएगा। कल जुमा मुबारक का दिन है, सारा बाजार बंद रहेगा, इसलिए मैं कल उसे बड़े अच्छे अच्छे बागों की सैर कराने ले जाऊंगा। वहां बड़े बड़े सौदागर सैर करने जाते हैं। ये कहकर वो शख्स चला गया। रात भर मारे खुशी के अलादीन को नींद नहीं आई। फिर जब सुबह होते होते उसकी आंख लगी तो उसने बड़े मजे मजे के ख्वाब देखे। सूरज निकलने के बाद वो जल्दी से उठा। उसने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और चचा का इंतजार करने लगा।
जरा सी देर में उसको चचा आता हुआ दिखाई दिया। अलादीन दौड़कर उससे लिपट गया। फिर वो शख्स उसे लेकर चला गया। वो अलादीन को शहर की सारी इमारतें दिखाता हुआ शहर से बाहर ले गया। अब वो शहर से बाहर दूर, बहुत दूर निकल आए। बेचारा अलादीन चलते चलते थक गया। इससे पहले वो कभी इतना नहीं चला था। वो कहने लगा, चचा जान, हम बहुत दूर निकल आए हैं, शहर पीछे रह गया। अब तो कोई बाग भी दिखाई नहीं देता, सामने सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। अब कितनी दूर चलना है, मैं थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। उस शख्स ने एक थैले में से फल, मेवे और मिठाइयाँ निकाली और अलादीन को दिखलाई और बोले, बेटा, मैं तुमको खास तौर पर जो जगह दिखाने लाया हूँ वो यहाँ से बहुत करीब है, ज़रा हिम्मत से काम लो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। उसने अलादीन की हिम्मत बंधाने की कोशिश की और फिर उसे लेकर पहाड़ी के नीचे आया। दरअसल यही वो जगह थी जिसके लिए वो मराकश से चलकर यहाँ तक आया था। ये है वो जगह। उसने अलादीन से कहा, ज़रा देर आराम कर लो, फिर तुमको बाग देखने को मिलेगा, ऐसा बाग जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। उसको देखकर तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। जब अलादीन थोड़ी देर आराम कर चुका तो उस शख्स ने कहा, तुम थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करो, फिर तमाशा देखना। अलादीन ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके सामने ढेर लगा दिया। उस शख्स ने पहले तो लकड़ियों को आग लगाई, उसके बाद उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर पाउडर छिड़का। पाउडर का छिड़कना था कि उसमें से बड़ा गहरा धुआं निकला। उस धुएं का निकलना था कि सारी ज़मीन हिल गई, चट्टानें लड़खड़ाने लगी और ज़मीन में एक गड्ढा पड़ गया। और उन्होंने देखा कि वो गड्ढा एक पत्थर की सिल से ढका हुआ था और सिल के बीचों बीच एक तांबे का कड़ा था। अलादीन के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। वो थर थर कांपने लगा और बड़ी तेजी से पीछे की तरफ भागा। वो शख्स उसके पीछे दौड़ा। उसने अलादीन की गर्दन पकड़ी और इस जोर से थप्पड़ मारा कि अलादीन के मुंह से खून निकलने लगा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर उस शख्स ने उसे उठाया और बड़ी मोहब्बत से बोला, अलादीन, मैं तुमको आदमी बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा चचा हूँ, इसीलिए मैंने तुमको मारा। तुमको मेरा कहना मानना चाहिए। अब मेरी हर एक बात को गौर से सुनो। ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुमने देखा कि किस तरह मैंने जादू के जोर से ज़मीन को खोल दिया है। इस पत्थर की सिल के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है। तुम्हारे अलावा कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता, और ये सारा खजाना तुमको मिल जाएगा। अब जैसा मैं तुमसे कहूँ वैसा करो, फिर हम उसको आपस में बांट लेंगे। बेचारा अलादीन मार खाने के बाद इतना डर गया था कि उसके कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, चचा जान, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। ये सुनकर वो बड़ा खुश हुआ। उसने अलादीन को प्यार किया और बोला, तुम तो मुझे अपने बेटे की तरह प्यारे हो। मेरे कोई बेटा नहीं है, जो कुछ हो तुम हो, मैंने तुम्हारे लिए सारी मुसीबत उठाई है। यह कहकर उसने अलादीन की उंगली में एक छल्ला पहना दिया और उससे कहा कि अब इस सिल को उठाओ। अलादीन ने कहा, चचा जान, इतनी बड़ी सिल मुझसे कैसे उठेगी? उसने कहा, इस छल्ले की बदौलत ये सिल तिनके की तरह उठ जाएगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। वो सिल बड़ी आसानी से उठ गई। जब अलादीन ने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया, क्या देखता है कि उसमें एक सीढ़ी बनी हुई है। उस शख्स ने कहा, अब तुम इन सीढ़ियों पर से उतरते हुए जब नीचे पहुंचोगे तो तुमको एक तांबे का दरवाज़ा मिलेगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। यहाँ तुमको 3 बड़े बड़े दालान नजर आएंगे। पहले दालान में 3 बड़े बड़ी देगें मिलेंगी। उन तीनों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। याद रखो, उनको हाथ मत लगाना, वरना तुम पत्थर के बन जाओगे। तुम चलते चले जाना। जब तुम तीसरे बरामदे में पहुंचोगे तो तुमको एक और दरवाज़ा नजर आएगा। उस दरवाजे के अंदर जब दाखिल होगे तो तुमको एक फलों का बाग मिलेगा। तुम उस बाग से आगे बढ़ोगे तो तुमको एक जीना मिलेगा। उस जीने में 50 सीढ़ियाँ हैं। तुम उस जीने पर चढ़कर ऊपर छत पर चले जाना। छत पर तुमको ताक में एक चिराग रखा हुआ नजर आएगा। तुम उस चिराग को बुझा देना, उसका तेल और बत्ती वहीं फेंक देना और उस चिराग को जेब में रखकर मेरे पास वापस आ जाना। जब तुम वापस आओ तो बाग में जो फल लगे हैं, तुम्हारा जी चाहे तो उन्हें तोड़ कर ले आना। जब तुम उस चिराग को लेकर ऊपर आ जाओगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। ये कहकर उसने अलादीन के गालों को मोहब्बत से थपथपाया और कहा कि अब खुदा का नाम लेकर चले जाओ। अब अलादीन की हिम्मत बढ़ चुकी थी। वो बड़ी तेज़ी से सीढ़ियों से उतरता चला गया। उसे चचा की एक एक बात याद थी। वो बरामदों से बाग में आया और बाग से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया। वहां उसे ताक में वो चिराग जलता हुआ नजर आया। उसने चिराग को बुझाकर तेल और बत्ती को फेंक दिया और बड़ी एहतियात से उसे अपनी जेब में रख लिया। जब वो वापस पर बाग से गुजर रहा था तो उसे पेड़ नजर आए। हर पेड़ पर रंग बिरंगे फल लदे हुए थे। उसने ऐसे फल इससे पहले कभी न देखे थे।
اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ پھل نہیں ہے بلکہ بیش قیمت ہیرے اور جواہرات ہیں۔ الادین نے انہیں درخت سے توڑ توڑ کر جیبوں میں بھر لیا اور لوٹ کر پھر اس گڈھے کے پاس آ پہنچا اور وہاں جا کر بولا، چچا جان میں آ گیا ہوں، مجھے اوپر کھینچ لو۔ اس شخص نے کہا، پہلے مجھے چراغ دو تب میں تم کو نکالوں گا۔ الادین نے کہا، پہلے مجھے نکالو تب میں تم کو چراغ دوں گا۔ الادین کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں بوڑھا چراغ لے کر چلا نہ جائے اور مجھے گڈھے میں پڑا رہنے دے۔ بوڑھا یہ سمجھا کہ الادین کی نیت خراب ہو گئی ہے اور اب یہ مجھے چراغ نہیں دینا چاہتا۔ اسے بہت غصہ آیا اور زور سے چیخا، سور کے بچے، مجھے چراغ دیتا ہے یا اسی گڈھے میں مرنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر الادین ڈر گیا اور اتر کر نیچے چلا گیا تاکہ اتنی دیر میں اس کے چچا کا غصہ کم ہو جائے تو وہ نکال دے گا۔ اب تو بوڑھا مایوس ہو گیا۔ اس نے بڑے غصے سے کہا، اچھا تو تجھے اب اسی گڈھے میں سڑا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آگ پر پاؤڈر چھڑکا اور کچھ پڑا، پتھر کی سل اپنی جگہ پر آ گئی اور وہ گڈھا پہلے کی طرح بند ہو گیا اور بوڑھا مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ دراصل یہ بوڑھا ایک جادوگر تھا۔ یہ الادین کا چچا تھوڑے ہی تھا، وہ مراکش کا رہنے والا تھا۔ اس نے بچپن سے جادو سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنے جادو کے زور سے پتا چلا تھا کہ چین میں ایک جادو کا چراغ ہے، جس کے پاس یہ چراغ ہو جن اس کا غلام ہو جائے گا، لیکن اس چراغ کو مصطفیٰ دردی کا بیٹا الادین ہی نکال سکتا ہے۔ اسی لیے وہ اتنا لمبا سفر کر کے الادین کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا تھا، لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور وہ الادین کو اس غار میں بند کر کے واپس چلا گیا۔ اب یہ الادین غار میں بیٹھا تھا کہ ایک دم زمین ہلی۔ الادین ڈر گیا کہ اب وہ اسی غار میں دب جائے گا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں پر اوپر چڑھنے لگا، لیکن غار کا منہ بند ہو چکا تھا۔ الادین کا دل دہل گیا۔ وہ زور زور سے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس نے چچا کو آواز دینا شروع کی، مجھے باہر نکالو، مجھ سے چراغ لے لو، لیکن وہاں کون سننے والا تھا؟ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی اس کا چچا نہیں۔ اسے اپنی ماں بہت یاد آئی جسے اس نے بہت ستایا تھا۔ اس طرح وہ 2 دن یہاں پڑا رہا بغیر کچھ کھائے پیے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس ترکیب سے نکلے۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا اور اس مایوسی میں وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ اس طرح ہاتھ ملنے سے اس کے چھلے میں جو رگڑ لگی تو ایک دم ایک جن آ گیا۔ اس نے بڑے زور سے کہا، تو نے مجھے بلایا ہے، کہو مجھ سے کیا کام ہے؟ الادین اس جن کو دیکھ کر ڈر گیا، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے کہا، مجھے اس غار سے باہر نکالو۔ ابھی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ اوپر میدان پر کھڑا تھا جس جگہ جادوگر نے آگ جلائی تھی۔ وہاں سے جن غائب ہو چکا تھا۔ الادین نے مارے خوشی کے پھولا نہ سمایا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ شہر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے ماں کی گود میں گر پڑا۔ جب الادین کو ہوش آیا تو اس نے ماں سے کہا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ اس کی ماں دوڑی ہوئی گئی اور گھر میں جو کچھ کھانا تھا وہ سب لائی۔ الادین نے بڑی تیزی کے ساتھ کھانا کھایا، آخر 2 دن سے بھوکا جو تھا۔ پھر اس نے گھٹا گھٹ پانی پیا۔ جب الادین خوب اچھی طرح کھا پی چکا تو بولا، اب سنو اس بدماش کی کرتوت جس کو ہم لوگ اپنا رشتہ دار سمجھ رہے تھے۔ وہ میرے باپ کا بھائی نہیں بلکہ ایک جادوگر تھا۔ جانتی ہو اماں اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ کہہ کر الادین نے شروع سے آخر تک ماں کو سارا حال سنایا۔ الادین کی ماں سنتی جاتی تھی اور جادوگر بوڑھے کو برا بھلا کہتی جاتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے بچے کی جان بچائی۔ ذرا سی دیر کے بعد الادین سو گیا۔ اگلے دن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو الادین نے اپنی ماں سے کہا، اب میں بہت اچھی طرح رہوں گا اور ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے تم کو تکلیف پہنچے۔ میں آج ہی کام تلاش کروں گا، لیکن پہلے میرے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ ماں نے کہا، بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں، گھر میں اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ذرا سی دیر ٹھہر جا، میں ذرا سوت کاٹ کر بازار میں بیچ جاؤں، پھر کھانے کا سامان لاؤں گی اور تجھے کھانا پکا کر کھلاؤں گی۔ الادین نے کہا، اماں اس وقت سوت مت کاٹو، میں جو چراغ لایا ہوں اسے لے آؤ، آج تو اسی چراغ کو بیچ کر کام چلائے۔ الادین کی ماں کو یہ بات پسند آئی۔ وہ جلدی سے چراغ لے کر آ گئی، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ چراغ بڑا گندا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے صاف کر کے بیچیں، کچھ نہ کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ اسے صاف کرنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے چراغ کو رگڑا ایک دم سے ایک زبردست جن سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے الادین کی ماں کے سامنے سر جھکایا اور بولا، میں چراغ کا جن ہوں اور اس آدمی کا غلام ہوں جس کے پاس یہ چراغ ہے۔ الادین کی ماں نے ایسا جن پہلے کہاں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ الادین نے جلدی سے اپنی ماں کے ہاتھ سے چراغ لے لیا۔ اس نے اسی طرح کا ایک جن غار میں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا، اے چراغ کے جن، ہم لوگ بہت بھوکے ہیں، ہمارے لیے بہت اچھا کھانا لے کر آؤ۔ ذرا سی دیر کے لیے جن غائب ہو گیا اور پھر آ گیا۔ اس کے سر پر چاندی کا بہت بڑا طباق تھا
उस तबाक में सोने के 12 प्याले थे और बड़ी बड़ी 6 रोटियां थी। उसने ये सारा सामान अलादीन के सामने लाकर रख दिया और फिर गायब हो गया। अलादीन ने अपनी माँ के मुंह पर ठंडा पानी छिड़का, उसे होश आ गया। तो अलादीन ने कहा, अम्मा, अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए कितना अच्छा खाना भेजा है, आओ खाना खाएं। अलादीन की माँ ने कहा, बेटा पहले ये तो बताओ कि ये खाना कहाँ से आया। अलादीन ने कहा, अम्मा पहले खाना तो खा लो, फिर मैं तुमको सारा किस्सा सुनाऊंगा। अब उन्होंने खूब मजा ले लेकर खाना खाया। भूखे तो थे ही, फिर इतना मजेदार खाना उन्हें इससे पहले कहाँ मिला था। उन्होंने डट कर खाया। जो खाना बाकी बचा उसे अगले दिन के लिए एहतियात से रख दिया। खाना खाने के बाद अलादीन ने अपनी माँ को जिन का सारा किस्सा सुनाया। ये सुनकर माँ बेहद घबरा गई और बोली, तुम ये चिराग और अपनी उंगली का छल्ला तो फेंको, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में देवों और जिनों का आना जाना हो। हम मेहनत मजदूर करके अपना पेट पाल लेंगे। अलादीन बोला, माँ मैं तुम्हारा हर कहना मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये चिराग और छल्ला नहीं फेंक सकता। अगर ये छल्ला ना होता तो मैं उसी गार में सड़कर मर जाता, और इस चिराग की बदौलत हम लोगों को इस मुसीबत में खाना मिला है। तुमको मालूम है कि वो बुढ़ा उसी चिराग को हासिल करने के लिए इतनी दूर अफ्रीका से यहाँ तक सफ़र करके आया था ताकि इस चिराग को ले जाए, लेकिन खुदा की मेहरबानी से ये मेरे हाथ लगा। माँ ने कहा, अच्छा तुम इसको रखना चाहते हो तो शौक से रखो, लेकिन इसको मेरी नज़र से दूर रखो। अलादीन ने उसे ले जाकर कोठड़ी में रख दिया। उस खाने को अलादीन ने 2 रोज़ तक खाया। जब खाना खत्म हो गया तो उसने सोचा कि जिन को जल्दी जल्दी बुलाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि उन सोने की थालियों को बाजार में ले जाकर बेचना चाहिए। ये सोचकर वो एक थाली को अपने कपड़ों के अंदर छुपा कर बाजार ले गया। बाजार में एक यहूदी था जो सोने और चांदी का कारोबार करता था। ये बड़ा चालाक था। उसने थाली को गौर से देखा और बोला, इसके कितने दाम लोगे? अलादीन ने कहा, तुम खुद ये काम करते हो, जो ठीक समझो दे दो। यहूदी ने चुपके से 1 दीनार उसके हवाले किया और बोला, वैसे तो इसके दाम इससे कम हैं, लेकिन तुम बच्चे हो इसलिए तुमको कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ। अलादीन ने उस दीनार से बाजार से खाने पीने का सामान खरीदा और घर आया। अब तो अलादीन का ये दस्तूर हो गया कि जब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता तो वो एक थाली लेकर उसी यहूदी के हाथ 1 दीनार में बेच देता। जब ये 12 की 12 थालियाँ खत्म हो गई तो वो बड़ा चांदी का तबाक लेकर निकला। यहूदी ने उसको 2 दीनार दिए। उस तरह कुछ दिन बड़े मजे में उन दोनों की गुजर बसर हुई। अलादीन अब लड़कों में खेलता फिरता भी न था। वह तमाम दिन दुकानदारों के पास बैठता, बाहर से आने वाले सौदागरों से बातचीत करता। अब उसको दुनिया के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया था। जब ये 2 दीनार भी खत्म हो गए तो अलादीन ने अपनी माँ से कहा कि अब तुम जरा सी देर के लिए बाहर चली जाओ, मैं जिन को बुलाता हूँ। जब उसकी माँ बाहर चली गई तो अलादीन ने चिराग को रगड़ा। एक गरजदार आवाज़ हुई और जिन सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं चिराग का जिन हूँ और इस आदमी का गुलाम हूँ जिसके पास ये चिराग होगा। अलादीन ने कहा, अरे भाई चिराग के जिन, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए अच्छा सा खाना लाओ। ये सुनकर जिन गायब हो गया और फौरन ही अपने सर पर खाने का तबाक लेकर आ मौजूद हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा उससे पहले लाया था। सोने के 12 प्याले और 6 रोटियां। उसके हाथ में आबनूस की एक जड़ाऊ मेज थी। जिन ने बड़े तमीज से खाने को मेज पर सजाया और गायब हो गया। जरा सी देर में अलादीन की माँ भी वापस आ गई। फिर दोनों ने 2-3 रोज तक मजा ले लेकर खाना खाया। उसके बाद पहले की तरह अलादीन एक प्याला लेकर बाजार गया। जब वो बाजार से गुजर रहा था तो एक जोहरी ने उसे आवाज़ दी। ये जोहरी अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। जब अलादीन उसके पास गया तो उसने कहा कि बेटा, मैं अक्सर देखता हूँ कि तुम कुछ छुपाए हुए इस यहूदी जोहरी के दुकान में दाखिल होते हो और फिर वहाँ से खाली हाथ निकलते हो। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि ये दुकानदार बहुत बेईमान है। अगर तुम्हारे पास सोने चांदी की कोई चीज़ है तो मुझे दिखाओ, मैं उसके सही दाम बताऊंगा। अलादीन ने फौरन वो सोने का प्याला दिखाया। जोहरी ने देखकर पूछा कि तुमने ऐसे कितने प्याले यहूदी के हाथ बेचे हैं और उसने तुमको क्या दिया? अलादीन ने कहा कि मैंने उसे 12 दीनार में ऐसे 12 प्याले बेचे हैं। तब जोहरी ने उस प्याले को तराजू में तोला और बोला, यह प्याला बड़े अच्छे सोने का बना है और इसकी कीमत 200 दीनार है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको 200 दीनार देने के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता तुम चाहो तो बाजार के दूसरे जोहरियों को भी दिखा सकते हो। अलादीन इतने दीनार देखकर खुश हुआ। उसको जोहरी की ईमानदारी पर जरा भी शक न था। उसने जोहरी का शुक्रिया अदा किया और ये दीनार लेकर घर आया। अगले दिन उसने बाकी 11 प्याले भी उसी हिसाब से उसी जोहरी के हाथ भेज दिए। अब तो अलादीन और उसकी माँ खूब दौलतमंद हो गए, लेकिन उनके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया। अलादीन गरीब गुरबा की बड़ी मदद करता था। अब वो बाजार के आवारा लड़कों में अपना वक्त खराब नहीं करता था, बल्कि अच्छे अच्छे आदमियों की सोबत में बैठता। जोहरियों की दुकान पर बैठ बैठ कर उसकी मालूमात भी बढ़ गई थी और उसने उनके यहाँ एक से एक आला किस्म के हीरे जवाहरात देखे थे। अब उसको पता चला कि चिराग के गार से जो रंग बिरंगे फल लेकर आया था
وہ دراصل قیمتی جواہرات تھے۔ اس نے ان تمام پھلوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ ایک بڑے سے باکس میں رکھ دیا تھا۔ ایک دن وہ بازار میں کچھ دکانداروں کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں بڑے زور سے منادی ہوئی، دکانداروں اور شہریوں، شاہی اعلان سنو، ہماری شہزادی بدر البدر حمام میں نہانے کے لیے جا رہی ہے، اس لیے سارا بازار بند کر دیا جائے اور تمام مرد اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، جو کوئی بازار میں دکھائی دے گا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ الادین نے جب یہ اعلان سنا تو بے اختیار اس کا جی چاہا کہ شہزادی کو دیکھے۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا جہاں وہ تو ہر ایک کو دیکھ سکے لیکن اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ اتنے میں ادھر سے شاہی سواری گزری۔ الادین کی نظر جو شہزادی پر پڑی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی اس سے پہلے کہاں دیکھی تھی؟ وہ سوچنے لگا کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی لیکن نہیں، وہ لڑکی اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ جب وہ لڑکی حمام میں داخل ہو گئی تو الادین چپکے سے اپنے گھر آ گیا اور چپ چاپ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ ماں یہ سمجھی کہ الادین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور بولی، میرے بیٹے کیا بات ہے؟ کیسی طبیعت ہے؟ میں ابھی جا کر حکیم کو بلا کر لاتی ہوں اور تیرا علاج کراتی ہوں۔ الادین نے اپنا سر تکیے سے اٹھایا اور بولا، اماں میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ میں نے شہزادی بدر البدر کو دیکھا ہے، اور میں نے جب سے اسے دیکھا ہے میرے ہوش و حواس جاتے رہے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اچھا ہو جاؤں تو تم کسی طرح اس سے میری شادی کر دو۔ یہ سنتے ہی الادین کی ماں گھبرا گئی۔ وہ سمجھی کہ الادین پاگل ہو گیا ہے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں شہزادی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی شادی الادین سے ہو جائے؟ وہ بولی، میرے بیٹے ہوش میں آؤ، ہم لوگ بادشاہ کی رعایا ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم شاہی خاندان میں شادی کے بارے میں کچھ سوچیں بھی، ہمیں اپنی حیثیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ الادین نے کہا، اماں میں بالکل ہوش میں ہوں، بس یہ کہ تم کسی طرح شہزادی سے میری شادی کرا دو۔ ماں نے بہت سمجھایا کہ بیٹا اگر پاس پڑوس میں کوئی یہ بات سن لے گا تو ہماری خیریت نہیں ہے، پھر تم خود ہی سوچو کہ کس کی ہمت ہے کہ بادشاہ کے سامنے ایسی بات بھی کہے۔ الادین نے کہا، یہ کام صرف میری ماں کرے گی۔ ماں نے کہا، بیٹا ابھی بھی میری بات مان لے، تو خود سوچ کر تو ایک غریب درزی کا بیٹا ہے، بھلا بادشاہ اپنی لڑکی کی شادی ایک درزی کے بیٹے سے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی شادی تو کسی شاہی خاندان میں ہی ہوگی۔ الادین نے کہا، میں نے خوب اچھی طرح سوچ لیا ہے، اگر تم اپنے بیٹے سے سچی محبت کرتی ہو تو تم کو بادشاہ کے پاس جانا ہے، ورنہ تم مجھے جیتا نہ پاؤ گی۔ بیچاری بڑھیا رونے لگی۔ بیٹا تیرے سوا میرا کون ہے؟ اگر تجھ کو شادی کرنا ہے تو میں تیرے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی، لیکن خدا کے لیے بادشاہ کی لڑکی کا خیال چھوڑ دے۔ کہاں ہم غریب لوگ اور کہاں شاہی خاندان کے لوگ؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بادشاہ کے دربار میں کون جانے دے گا؟ پھر میں اگر بادشاہ کے سامنے چلی بھی جاؤں تو اس سے کیسے کہوں گی؟ پھر بادشاہ کے سامنے جانے کے لیے اسے نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو خود سوچ لے کہ ہمارے پاس کیا رکھا ہے جو ہم بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کریں گے۔ الادین نے کہا، میری ماں تو نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے تحفے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تحفے کا تعلق ہے، میرے پاس تحفہ بھی ایسا ہے جس کو دیکھ کر بادشاہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں چراغ کے گھر سے کچھ بڑے رنگین اور چمکدار قسم کے پھل لایا تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ نہ پھل تھے اور نہ معمولی قسم کے پتھر، یہ تھے بہت قیمتی جواہرات۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے جوہریوں کی دکان پر بیٹھا کرتا ہوں اور میں نے طرح طرح کے ہیرے جواہرات دیکھے ہیں، لیکن جیسے میرے پاس ہیں اتنے قیمتی جوہریوں کے یہاں بھی مشکل سے ملیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے صندوق سے وہ جواہرات نکال کر رکھ دیے۔ اس نے جن کی لائی ہوئی ایک بڑے سونے کی تھالی میں ان جواہرات کو بڑے سلیقے سے سجایا۔ جیسے ہی الادین نے انہیں تھالی میں سجایا، رنگ برنگی روشنی سے سارا کمرہ جگمگانے لگا۔ اس کو دیکھ کر الادین کی ماں تیار ہو گئی اور بولی، میں بادشاہ کے دربار میں یہ تحفہ لے کر جاؤں گی، مجھے یقین ہے کہ بادشاہ انہیں ضرور قبول کر لے گا، لیکن اگر بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا لڑکا کیا کرتا ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، تو میں کیا بتاؤں گی؟ الادین نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، بادشاہ کی آنکھیں بھی ہمارے تحفے کو دیکھ کر چکا چوند ہو جائیں گی، پھر میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس وہ چراغ ہے جس کی بدولت مجھے خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن الادین کی ماں جواہرات کا تحفہ لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ وہ تو اندر چلی گئی لیکن کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ بادشاہ دربار کے کام کرنے کے بعد اندر چلا گیا۔ بیچاری بڑھیا کیا کرتی، چپ چاپ واپس چلی آئی۔ دوسرے دن پھر وہ اسی طرح گئی، لیکن اس دن بھی یہی ہوا، وہ 6 روز تک اسی طرح جاتی رہی۔ چھٹے روز بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں کئی روز سے ایک بڑھیا کو دربار میں آتے دیکھتا ہوں، وہ کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لاتی ہے، اب اگر کل پھر آئے تو اس کو میرے سامنے پیش کرنا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کیوں آ رہی ہے۔ الادین کی ماں اگلے دن پھر محل میں آئی اور روزانہ کی طرح بیٹھ گئی۔
بادشاہ کی نظر بڑھیا پر پڑی۔ اس نے وزیر سے کہہ کر اس کو بلایا اور پوچھا، بڑی بھی تم کو یہاں دربار میں کیا کام ہے جو روزانہ اس طرح آتی ہو؟ الادین کی ماں نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کچھ ذاتی بات کہنی ہے۔ اگر مجھے یہ بات اکیلے کہنے کا موقع ملے تو اپنی مرضی آپ کے سامنے عرض کروں۔ بادشاہ نے سوائے وزیر کے سب کو باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے الادین سے شہزادی کی شادی کی بات کی اور کہا، جہاں پناہ میں نے اپنے لڑکے کو ہر طرح سمجھایا لیکن میرا لڑکا نہ مانا، اور میں مجبور ہو کر یہ درخواست آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اور آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے بڑے غور سے بڑھیا کی بات سنی اور پوچھا، لیکن تمہارے پاس کپڑے میں کیا چیز ہے؟ بڑھیا نے فوراً کپڑا اتارا اور بادشاہ کے سامنے جواہرات کی تشتری رکھ دی اور کہا کہ میرے بیٹے نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ بادشاہ ان جواہرات کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ ان کی چمک دمک نے اس کی آنکھوں میں چکا چوند کر دی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس تحفے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس کے پاس اتنی قیمتی جواہرات ہوں، کیا میری بیٹی اس کے لائق نہیں؟ بادشاہ کا وزیر تو یہ دیکھ کر اور بھی گھبرا گیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے شہزادی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، یہ سچ ہے کہ جس آدمی نے اتنا قیمتی تحفہ بھیجا وہ یقیناً شہزادی کے لائق ہے، لیکن ہم اس نوجوان کو بالکل نہیں جانتے، اس لیے آپ جو کچھ کرنا چاہیں وہ 3 مہینے کے بعد کریں۔ بادشاہ نے کہا، بڑی بھی اپنے بیٹے سے کہنا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن شادی کی تیاری کے لیے کم سے کم 3 مہینے لگیں گے۔ بڑھیا بڑی خوشی خوشی گھر واپس آئی اور اس نے الادین کو یہ خبر سنائی۔ الادین یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن بڑھیا جب بازار گئی تو اسے سڑکوں پر بڑی رونق نظر آئی۔ ہر طرف چھڑکاؤ ہو رہا تھا، بازار میں صفائی کی جا رہی تھی۔ بڑھیا نے ایک دکاندار سے پوچھا، آج کیا خاص بات ہے جو بازار میں اتنی چہل پہل ہے؟ دکاندار نے کہا، بڑی بھی تم کہاں رہتی ہو؟ تم کو اتنی بات نہیں معلوم کہ آج شام کو شہزادی بدر البدر کی شادی وزیر کے لڑکے سے ہو رہی ہے؟ یہ سنتے ہی الادین کے ماں الٹے پاؤں گھر واپس آئی اور اس نے ساری بات الادین کو سنائی۔ الادین یہ خبر سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ دوڑ پڑا اور اپنی کوٹھری میں گیا۔ اس نے چراغ کو رگڑا۔ چراغ کو رگڑتے ہی جن سامنے آ گیا اور بولا، میں چراغ کا جن ہوں اور اس کا غلام ہوں جس کے پاس یہ چراغ ہے، بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے؟ الادین نے کہا، میری بات کو بڑے دھیان سے سنو۔ بادشاہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے گا، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے بجائے وزیر کے بیٹے کو اپنا داماد بنا رہا ہے۔ اس لیے مجھے تم سے کام ہے کہ تم آج کی رات شہزادی اور وزیر کے لڑکے کو یہاں لے آؤ۔ جن نے کہا، میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ جیسے ہی رات ہوئی جن دونوں کو لے کر الادین کے پاس آ گیا۔ الادین نے وزیر کے لڑکے کو ایک دوسرے کمرے میں بند کروا دیا اور شہزادی کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر اس نے شہزادی سے ساری بات بتائی کہ کس طرح بادشاہ نے اس کی ماں سے شہزادی کی شادی کا وعدہ کیا اور پھر اپنی بات سے پھر گیا، لیکن بیچاری شہزادی سہمی ہوئی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب صبح ہوئی تو الادین نے شہزادی اور وزیر کے لڑکے کو پھر ان کے محل واپس بھجوا دیا۔ صبح کو جب بادشاہ اور ملکہ شہزادی کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے بہت پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، لیکن شہزادی نے کچھ نہیں کہا۔ البتہ جب بادشاہ چلے گئے اور اس کی ماں اکیلی رہ گئی تو اس نے اپنی ماں کو رات کا سارا قصہ سنایا۔ اس کی ماں یہی سمجھی کہ شہزادی نے کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہے، اس لیے اسے تسلی دی اور کہا، اس کا کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن پھر رات کے وقت الادین نے جن کو حکم دیا کہ شہزادی اور وزیر کے لڑکے کے پلنگ کو اسی طرح یہاں پھر لے آیا جائے۔ پچھلی رات کی طرح پھر یہی ہوا اور صبح کے وقت جن نے دونوں کو محل میں واپس کر دیا۔ اب تو شہزادی اتنی ڈر گئی تھی کہ اس نے اپنے باپ سے ساری بات کہہ دی۔ بادشاہ نے کہا، تم نے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہیں کہا تھا؟ بہرحال اب میں اس کا انتظام کرتا ہوں کہ کل پھر ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے وزیر کو بلایا۔ وزیر کے لڑکے نے اپنے باپ کو پہلے ہی سارا قصہ سنا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں شہزادی سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ چنانچہ جب بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ شادی ختم کر دی جائے تو وزیر نے بادشاہ کی بات مان لی۔ چنانچہ اسی دن اعلان کر دیا گیا کہ شہزادی اور وزیر کے لڑکے کی شادی توڑ دی گئی ہے۔ اب تو الادین بہت خوش ہوا اور جیسے ہی 3 مہینے کی مدت ختم ہوئی، الادین نے اپنی ماں کو بادشاہ کے دربار میں بھیجا۔ بادشاہ بڑھیا کو دیکھتے ہی سمجھ گیا۔ اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور پھر بڑھیا سے بولا، بڑی بھی میں بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے میں یہ اطمینان کر لینا چاہتا ہوں کہ تمہارا لڑکا اتنا دولت مند بھی ہے کہ میری بیٹی کا شاہی خرچ برداشت کر سکے۔ اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ میرے دربار میں 40 سونے کے دشت میں لدے ہوئے جواہرات بھیجے جو 40 حبشی غلام اپنے کندھوں پر لے کر آئیں۔ الادین کی ماں واپس آ گئی اور اس نے الادین سے ساری بات کہی۔ الادین نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں تو اپنی شہزادی پر نہ جانے اس سے کتنے زیادہ روپیہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تم کھانا پکاؤ
मैं उसका इंतज़ाम करता हूँ। अलादीन ने फ़ौरन चिराग को रगड़ा, जिन को बुलाया और उससे कहा कि बादशाह ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को कहा है, लेकिन उसने 40 हबशी गुलामों के कंधों पर 40 सोने के तख्त लदे हुए जवाहरात तलब किए और कहा जाओ उनको लेकर आओ। ज़रा सी देर में जिन 40 हबशी गुलामों को लेकर आ गया। उनके सरों पर सोने के 40 तबाक थे और उन सब में हीरे जवाहरात भरे हुए थे और उनमें हर एक के साथ 40 हबशी गुलाम भी थे। जब अलादीन की माँ बाजार से वापस आई तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई। अलादीन ने कहा, अम्मा तुम इनको साथ लेकर महल चली जाओ और ये तमाम चीज़ें बादशाह को पेश कर दो। जब ये जलूस शहर की सड़कों से गुजर रहा था तो लोग अपने अपने घरों से निकल निकल कर देख रहे थे। हर तरफ शोर मचा हुआ था, इसलिए कि इससे पहले किसी ने ये मंजर कहाँ देखा था। इस तरह ये जलूस महल पहुंचा। बादशाह ने महल के तमाम दरवाजे खुलवा दिए। ये जलूस बड़ी शान के साथ महल में दाखिल हुआ और उन्होंने 40 के 40 तबाक बादशाह के कदमों में रख दिए। अलादीन की माँ ने बड़े अदब से कहा, जहाँ पना ये हकीर सा तोहफा मेरे बेटे ने शहजादी के लिए भेजा है। हालांकि शहजादी के शयान शान नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इस हकीर से तोहफे को कबूल कर लेंगे। बादशाह तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने फौरन तय कर लिया कि अपनी लड़की की शादी अलादीन से ही करेगा। बादशाह ने बुढ़िया से कहा, बड़ी भी तुम इसी वक्त जाओ और अपने लड़के से कहो कि मैं उसका महल में इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ। अलादीन की माँ फौरन अपने घर गई। अलादीन तो उसका इंतजार कर ही रहा था। जैसे उसने सुना कि बादशाह ने उसे दावत दी है, वो बहुत खुश हुआ और फौरन अपनी कोठरी में गया। उसने चिराग को रगड़ा। चिराग को रगड़ना था कि एकदम से जिन सामने आ गया और बोला, मैं चिराग का जिन हूँ, जिसके पास ये चिराग है, मैं उसका गुलाम हूँ। अलादीन ने कहा, चिराग के जिन तुम मेरे लिए एक शाही लिबास लेकर आओ जिसको देखकर चीन के लोग हैरान रह जाएं और जिससे बेहतर लिबास सुल्तान ने इससे पहले कभी न देखा हो। मैं बादशाह के सामने जा रहा हूँ। जरा सी देर में जिन एक शानदार शाही लिबास लेकर आ गया। उसके साथ ही एक घोड़ा भी था जो बड़ी खूबसूरत जड़ाऊ ज़ेन से सजा हुआ था। 40 गुलाम साथ थे और हजारों लाखों सोने चांदी के सिक्के थे, ताकि अलादीन जिस रास्ते से गुजरे वो सोने चांदी लुटाता हुआ जाए। अलादीन घोड़े पर सवार होकर रवाना हुआ। वो जिस रास्ते से गुजरता दौलत की बारिश करता जाता था। इस तरह शाहाना अंदाज से ये जलूस शाही महल पहुंचा। बादशाह ने तख्त से उतरकर अलादीन का इस्तकबाल किया और उसे एक बहुत बड़े कमरे में ले गया, जहाँ बड़ी शानदार दावत का इंतजाम किया गया था। अलादीन ने शाही खानदान के लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद बादशाह ने अलादीन से कहा, अगर तुम आज महल में ठहरो तो मैं शाम को शादी का इंतजाम कर दूँ। अलादीन ने बड़े अदब से कहा, आली जनाब, मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझे ज़रा सी मोहलत दें। मैं चाहता हूँ कि मैं शहजादी के शायान शान एक महल तामीर कर लूँ। अगर आपकी नज़र में उसके लिए कोई मुनासिब जगह हो तो मुझे इजाज़त दीजिए कि वहाँ कोई महल बना दिया जाए। मैं बहुत तेज़ी के साथ महल बनवाऊँगा। बादशाह इस बात से बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मेरे अजीज़, हमारे महल के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है। अगर तुम मुनासिब समझो तो यहाँ अपना महल बनवा लो। अलादीन बादशाह के पास से रुखसत होकर घर आया और उसने चिराग रगड़ कर जिन को बुलाया और उससे कहा, भाई जिन, तुमने मेरे काम बड़े सलीके और फुर्ती के साथ किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि शाही महल के सामने मेरा एक शानदार महल बना दो जहाँ हमारी शहजादी रह सके। उस महल में एक बहुत बड़ा हाल हो जिसमें सोने और चांदी की पिचकारी हो। उसमें 23 खिड़कियाँ हों जिनमें हीरे और जवाहरात जड़े हुए हों। जब ये महल तामीर हो जाए तो मुझे बता देना। अगले दिन सुबह सुबह जब अलादीन की आँख खुली तो जिन दाखिल हुआ और बोला, ए मेरे मालिक, आपका महल तैयार है, आप खुद जाकर उसको देख लें। जिन फौरन ही अलादीन को वहाँ ले गया। अलादीन उस महल को देखकर बेहद खुश हुआ और बोला, वाह भाई वाह, बड़ा शानदार महल है। ऐसा महल तो शायद ही किसी बादशाह का हो। अलबत्ता मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे महल के दरवाजे से लेकर बादशाह के महल तक एक मकबल का कालीन बिछा दिया जाए। अभी अलादीन की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि ज़रा सी देर में महल के सामने एक कालीन बिछ गया। जिन अलादीन को उसके घर ले गया। ज़रा सी देर में जब बादशाह के महल के दरवाजे खुले तो क्या देखता है कि जहाँ सामने कल तक एक मैदान था, वहाँ एक खूबसूरत महल बना खड़ा है। किसी की समझ में न आया कि ये क्या हो गया। वज़ीर ने जब अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो घबरा गया और दौड़ता हुआ बादशाह के पास गया और बोला, जहाँ पना, मुझे तो कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है। आज तक कोई मकान इतनी तेज़ी से नहीं बना। बादशाह ने कहा, इसमें हैरान होने की क्या बात है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इधर अलादीन घर आकर देखा कि उसकी माँ बड़े शानदार लिबास में बैठी हुई थी। तब उसे याद आया कि उसने खुद जिन से कहकर माँ के लिए भी शानदार पहनने के लिए जोड़ा मंगाया था। उसके बाद अलादीन अपनी माँ को लेकर अपने नए महल में आया। अलादीन बड़ी एहतियात से अपना चिराग भी ले आया था। अब तो बड़ी ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अलादीन ने जिन की मदद से शादी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर दिया था।
हर तरफ चहल पहल हो गई। शाम को शहजादी बदरुल बदर से अलादीन की शादी हो गई। अगले दिन अलादीन ने बादशाह को अपने महल में दावत दी। इतना शानदार महल देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। दीवारों में जड़े हुए हीरे जवाहरात देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसने इतनी शानदार खिड़कियां इससे पहले कभी न देखी थी, लेकिन एक खिड़की देखकर वो हैरत में रह गया, क्योंकि उस खिड़की में अभी काम पूरा ना हुआ था। बादशाह ने कहा, अरे ये खिड़की तो अभी पूरी नहीं हुई, क्या बात है? अलादीन ने कहा, मैंने जानबूझकर ये खिड़की पूरी नहीं करवाई, मैं चाहता हूं कि आपके कारीगर उसे पूरा करें। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे कारीगर को भी इस महल में काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद बादशाह ने अपने कारीगरों को हुक्म दिया कि वो उस खिड़की का काम खत्म करें, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो शाही खानदान के तमाम जवाहरात खत्म हो गए थे और अभी खिड़की का आधा काम भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए अलादीन ने कारीगरों से कहा कि ये जवाहरात निकाल लो और अपने खजाने में ले जाओ, मैं खुद इस काम को मुकम्मल करा दूंगा। यह कहकर अलादीन ने अपने जिन को बुलाया और उससे कहा कि इस काम को ख़त्म कर दो। जिन ने ज़रा सी देर में यह काम ख़त्म कर दिया और ये खिड़की दूसरी 23 खिड़कियों की तरह जगमगाने लगी। बादशाह भी ये देखकर हैरत में पड़ गया। अब अलादीन और शहजादी बदरुल बदर बड़े मज़े में उस महल में रहते रहे। अलादीन से शहर के तमाम लोग मोहब्बत करते थे। वो जिस सड़क से गुजरता दौलत की बारिश करता। शहर में कोई गरीब आदमी नहीं रहा था, सब लोग खाते पीते और अलादीन को दुआ देते। अब आइए उस जादूगर का हाल सुने जो अलादीन का चचा बनकर आया था। ये बूढ़ा जादूगर बरसों तक यही समझता रहा कि अलादीन गार में मर चुका होगा, लेकिन एक दिन उसे अपने जादू के जोर से मालूम हुआ कि अलादीन न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसे चिराग का हाल भी मालूम हुआ है और वो चिराग के जिन की बदौलत ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। अब तो उसके गुस्से की कोई हद न रही। वो उससे बदला लेने के लिए चीन रवाना हो गया। चीन में पहुंचकर उसे अलादीन का हाल मालूम हुआ। उसका महल देखकर तो उसका खून खौलने लगा। उसने सोचा कि किसी न किसी तरकीब से मैं चिराग को उसके हाथ से ले लूंगा और अलादीन को फिर उसी जगह पहुंचा दूंगा जहां वो था। इत्तेफाक से जब बुढ़ा जादूगर शहर में आया तो अलादीन शिकार के लिए गया हुआ था। जादूगर ने एक दुकान से जाकर बड़े खूबसूरत खूबसूरत 12 चिराग खरीदे और उसे एक टोकरी में रखकर अलादीन के महल के चारों तरफ फिरने लगा। वो जोर जोर से खवांचे वालों की तरह चिल्लाता जाता था, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। जो सुनता वो हैरान रह जाता कि ये कैसा पागल है जो पुराने चिराग के बदले नए चिराग दे रहा है। उसके पीछे पीछे लड़के तालियां बजा रहे थे, लेकिन जादूगर उसी तरह आवाजें लगाता रहा। महल की एक कनीज ने जब यह सुना तो वो दौड़ी दौड़ी शहजादी के पास आई और बोली, एक पागल आदमी पुराने चिराग के बदले में नया चिराग दे रहा है। अगर आप कहें तो हम भी अपना पुराना चिराग देकर नया चिराग ले लें। हमारे यहाँ कोठरी में एक पुराना चिराग पड़ा हुआ है। शहजादी ने कहा, अगर वो बदल दे तो ज़रूर बदल डालो। कनीज वो चिराग लेकर बूढ़े जादूगर के पास गई। जादूगर उसे देखकर फौरन पहचान गया। ज़रूर यही वो चिराग है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। उसने जल्दी से नया चिराग दिया और पुराना चिराग लेकर भागा। जब वो एक सुनसान जगह पर आया तो उसने नए चिरागों का टोकरा फेंक दिया। जल्दी से चिराग को रगड़ा। एकदम से जिन सामने आया और बोला, मैं चिराग का जिन हूँ और जिसके पास ये चिराग है उसका गुलाम हूँ। जादूगर ने कहा, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि अलादीन के महल को उसी हालत में अफ्रीका में मेरे यहाँ पहुँचा दो। अगले रोज जब बादशाह उठा तो खिड़की में से जो उसने देखा तो अलादीन के महल का नामो निशान भी दिखाई न दिया। वो हैरान रह गया। उसको तो बस वही मैदान नजर आया जैसा कि महल बनने से पहले था। उसने फौरन अपने वजीर को बुलाया और उससे कहा, जरा देखो तो हमारे अलादीन का महल कहाँ गया। वजीर भी हैरत में रह गया। उसने बादशाह से कहा, मुझे तो पहले ही शक था कि सारा काम जादू के जोर से हो रहा है और अलादीन कोई जादूगर है। अब तो बादशाह को अलादीन पर बड़ा गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि जहाँ कहीं भी अलादीन नजर आए उसे फौरन गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। बादशाह के आदमी फौरन जंगल की तरफ गए। वहां उन्होंने अलादीन को गिरफ्तार कर लिया और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे ले चले। जब वो इस तरह शहर में दाखिल हुए तो लोग हैरान रह गए कि क्या हो गया। वो डर गए कि बादशाह अलादीन से नाराज हो गया और उसे जान से मार डालेगा। इस ख्याल से वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। इस तरह अलादीन बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने पहले तो उसको मारने के लिए हुक्म दे दिया था, लेकिन जब उसने देखा कि अगर अलादीन को मारा गया तो मुल्क में उसके खिलाफ बगावत हो जाएगी, तो बादशाह ने अपना हुक्म वापस ले लिया और कहा, इसे छोड़ दो। अलादीन बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, जहाँ पना मुझे मेरा कसूर बताइए। बादशाह ने कहा, हमसे अपना कसूर पूछता है, ज़रा खिड़की में से देख कहाँ गया वो महल और कहाँ है मेरी बेटी। अलादीन देख कर हैरान रह गया। उसने सर झुकाकर कहा, जहाँ पना मुझे कुछ पता नहीं क्या हो गया, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ।
बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारे महल से कोई दिलचस्पी नहीं है, अलबत्ता मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। अगर तुम फौरन मेरी बेटी को नहीं लाते तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। अलादीन ने कहा, मुझे सिर्फ 40 दिन की मोहलत दीजिए, मैं अपनी बीवी को खुद तलाश करूंगा। बादशाह ने कहा, दूर हो जाओ सामने से और शहजादी को कहीं से लेकर आओ। वहां से अलादीन बाहर निकला और 3 दिन तक मारा मारा फिरता रहा। आखिर चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचा। वो सोचता हुआ जा रहा था कि मैं अपनी शहजादी को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं कि बेख्याली में उसका पांव फिसल गया। इत्तेफाक से अलादीन की उंगली में वही अंगूठी थी जो जादूगर ने उसे गार में दाखिल होते हुए पहनाई थी। ये अंगूठी जमीन से रगड़ गई। फौरन ही वो जिन सामने आ गया और बोला, मैं अंगूठी का जिन हूँ और जिसके पास ये अंगूठी है उसका गुलाम हूँ। अलादीन उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे भाई, तुमने इससे पहले भी मेरी जान बचाई थी, एक बार फिर मेरी मदद करो, मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरा महल और मेरी शहजादी है। उस जिन ने उसी वक्त उसे अफ्रीका उस जगह पहुंचा दिया जहां उसका महल था। वो चुपचाप उस खिड़की के पास आ गया जो शहजादी के कमरे की खिड़की थी। इत्तेफाक से एक कनीज ने जो खिड़की खोली तो उसकी नजर अलादीन पर पड़ी। उसने फौरन शहजादी को जाकर बताया। शहजादी भी दौड़ी हुई खिड़की के पास आई। वो भी अलादीन को देखकर फूली न समाई। उसने कहा, तुम पिछले दरवाजे से आ जाओ, मैं अभी अपनी कनीज से खुलवाती हूँ, किसी को पता भी न चलेगा। जरा सी देर में अलादीन महल के अंदर पहुंच गया। वो बेहद खुश हुआ। उसने शहजादी से कहा, जरा ये तो बताओ कि वो चिराग कहाँ है। उसने कहा, मुझे शक है कि सारी गड़बड़ चिराग की वजह से हुई। शहजादी ने चिराग के बदलने का किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह यह महल उड़ता हुआ यहाँ पहुंचा और अब ये बुढ़े के कब्जे में है। अलादीन ने कहा, तुम ये बताओ कि चिराग कहाँ है। शहजादी ने कहा, उस चिराग को वो हर वक्त अपने पास रखता है और एक दिन वो मुझसे कह रहा था कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। अब अलादीन तुमको हासिल नहीं कर सकता क्योंकि ये चिराग अब मेरे कब्जे में है, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ और उसकी बातों में नहीं आई। अलादीन ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी उस जादूगर का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो चुपके से बाजार गया। वहाँ उसने एक पाउडर खरीदा। ये दरअसल एक खास किस्म का जहर था। उसने शहजादी से कहा, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा करो। आज जब जादूगर तुम्हारे पास आए तो तुम बड़े अच्छे कपड़े पहनकर उसके पास जाओ और उसे कहना, अब जबकि अलादीन को मेरे बाप ने मरवा दिया होगा, मैं उसे भूल गई हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, इसलिए इस खुशी में बहुत अच्छी शराब का इंतजाम करो। शहजादी ने कहा, जब वो शराब ले आए तो मैं क्या करूँ। अलादीन ने कहा, तुम चुपके से उसके गिलास में ये पाउडर मिला देना और फिर उसको अपने हाथ से पिला देना, फिर देखना क्या होता है। शहजादी ने यही किया और जादूगर जब आया तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उसके पास गई और बड़ी मोहब्बत से बोली, आज से मैं अलादीन को बिल्कुल भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मेरे बाप ने वहाँ महल न देखा होगा तो उसने अलादीन को ज़रूर मरवा दिया होगा। इसलिए अब हम और तुम एक साथ रहेंगे। आज से तुम मेरी आंखों में एक आंसू ना पाओगे, इसलिए इस खुशी में हम दोनों आज बहुत अच्छी शराब पियेंगे। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ। वो दौड़ा हुआ गया और जरा सी देर में बहुत अच्छी शराब लेकर आया। शहजादी ने मौका पाकर उसके गिलास में पाउडर डाल दिया और अपने हाथ से उसे पिलाने लगी। जादूगर इतना खुश हुआ कि उसने घटाघट सारा गिलास खत्म कर दिया। अभी शराब उसके पेट में गई थी कि वो एकदम से कुर्सी पर गिरकर मर गया। जैसे ही वो मरा, अलादीन दौड़ता हुआ आया। उसने वो चिराग उसकी जेब में से निकाला और उसे रगड़ा। उसका रगड़ना था कि जिन सामने आ गया और बोला, मैं चिराग का जिन हूँ, जिसके पास ये चिराग है मैं उसका गुलाम हूँ। अलादीन ने कहा, मेरे भाई, हम सबको महल समेत चीन में हमारे शहर में पहुंचा दो। अलादीन का कहना था कि जरा सी देर में यह महल उड़ता हुआ अपनी जगह पर पहुंच गया। उधर बादशाह का यह आलम था कि रोजाना सुबह सुबह वो खिड़की से देखा करता था, लेकिन वहां उसे सिर्फ मैदान दिखाई देता। आज जब वो खिड़की में आया तो देखता है कि महल अपनी जगह पर मौजूद है। बादशाह सोचने लगा कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। वो आंखें मलता दौड़ता हुआ अलादीन के महल की तरफ गया। अलादीन ने बादशाह के इस्तकबाल के लिए दरवाजे खोल दिए तो बादशाह ने कहा, दूर हटो, मुझे पहले अपनी बेटी से मिलने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। शहजादी भी बादशाह की आवाज़ सुनकर दौड़ी हुई आई। बादशाह ने उसे सीने से लगा लिया। शहजादी ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का सारा किस्सा सुना दिया। उसे सुनकर बादशाह को इत्मीनान हुआ और उसने अलादीन को भी सीने से लगा लिया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने सारे शहर में मनादी करा दी कि आज शहजादी के आने की खुशी मनाई जाएगी। फिर तो सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। जब बादशाह मर गया तो अलादीन चीन के तख्त पर बैठा और उसने फिर बरसों तक रहम व इंसाफ के साथ हुकूमत की। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, मगर जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।